नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो एज में बहुत ही छोटे हैं। उनकी जो उम्र है मात्र 10 साल की है, और लेकिन वो अपनी बौद्धिक क्षमता से और अपनी एबिलिटी से, मेंटल एबिलिटी से पूरे देश को दिखा चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। अमिताभ बच्चन जी स्वयं जो है उनकी बुद्धि क्षमता के कायल रहे हैं, वो केबीसी में गए हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है हिमाचल के अरुणोदय शर्मा जी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अरुणोदय शर्मा जी से, जो कि 10 साल की उम्र के हैं और शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। केबीसी में जब वो गए थे तो उन्होंने 12.5 लाख रुपए जीते थे, और बच्चन साहब को उन्होंने अपने जो है क्वेश्चंस का सही आंसर दे के वह अपनी बातचीत से, वह हिमाचल की जो उन्होंने छाप छोड़ी उस प्रोग्राम में, तो उससे बच्चन साहब ने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए थे अपने पर्सनल सोशल हैंडल के ऊपर, जो कि उन्होंने लिखा था। वो अक्सर नहीं करते ऐसी चीज़ें। तो आज हम अरुणोदय जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार उस जो शो के लिए तैयारी की, और इन जनरल उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। उनका सिंगिंग भी हॉबी है, और उनके और हॉबीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही मैंने उनकी एक और इंटरव्यू के बारे में सुना कहते हुए, जो कि देख के मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। देख के सुन के उनके एक भाई हैं, वो जो हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, मेंटली चैलेंज हैं, और उनके लिए उन्होंने कहा कि वो जो 12.5 लाख रुपए की जो धनराशि है वो उनके लिए खर्च करना चाहेंगे, अपने ब्रदर के इलाज के लिए खर्च करना चाहेंगे या उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो ये सुन के मुझे बहुत ही जो है आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जो है अपने भाई के लिए इतना सोचता है। सो आज हम अरुणोदय जी से बात करेंगे और उनकी फैमिली के बारे में जानेंगे। उनके जो मदर हैं वो WCD डिपार्टमेंट में हैं हिमाचल में, और उनके फादर जो हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर हैं। तो दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं। और जब इन्होंने हिमाचल के बारे में इतना बताया था केबीसी में, और हिमाचली पहाड़ी डांस करके दिखाया था बच्चन साहब को, तो उसके बाद इनको मौका मिला, जब हिमाचल में वापस गए तो इनको हिमाचल के CM साहब ने बुलाया, और अन्य कई कार्यक्रमों में इन्होंने शिरकत की है। तो आज हम अरुणोदय जी से बातचीत करते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ, आपको मिलवाता हूँ। आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरुणोदय शर्मा जी। अरुणोदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। अरुणोदय जी, आप कैसे हैं? सर मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ सर। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा सर कि आप भी क्या कुशल-मंगल है सर अपने स्थान पे? जी, जी, मैं बिल्कुल कुशल-मंगल हूँ, और मुझे आपसे बात करके आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बड़ी दिली इच्छा थी कि कभी आपसे बात हो या मुलाकात हो, तो बड़ा प्रसन्नता हो रही है आज। जी। तो अरुणोदय जी, आप सबसे पहले अपना शिक्षा के बारे में बताइए। आप कौन-सी कक्षा में हैं और कौन से स्कूल में हैं? शिमला में आप रहते हैं? मैं अभी फ़िलहाल अगर 2022 से देखें तो अभी मैं 5वीं कक्षा में हूँ। जी, और मैं एक शिमला में एक बहुत प्रचलित स्कूल है, सेंट एडवर्ड स्कूल। जी, मैं वहाँ से अपनी शिक्षा जो है वो पूर्ण कर रहा हूँ, मैं वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी कर रहा हूँ। जी, और संगीत है, संगीत मेरा पैशन है। संगीत मेरी एक तरह से हॉबी है, जी, और वो भी मैं वहीं स्कूल में ही सीखता हूँ। और मेरे जो गुरुदेव हैं उनका नाम है श्री राजेश वर्मा जी। तो जी, वो एक तरह से मेरे मेंटर भी है। मेरे संगीत के गुरु होने के साथ-साथ वो मेरे मेंटर भी है। जी। अरुणोदय, आप कौन बनेगा करोड़पति में आप गए। जी, आपने अपने मेंटल एबिलिटी से, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से आपने पूरे देश को मंत्रमुग्ध किया। आपने 12.5 लाख रुपए जीते। जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी। सर मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ, ये मेरा अपना एक सौभाग्य है। जी, ये मेरा ये सौभाग्य है कि 120 करोड़ की जनता के भीड़ में जी, एक छोटे से अबोध बालक जी, को इतनी ऊँचाइयाँ छूने का मौका मिला। जी, लेकिन ऊँचाइयाँ ऐसे ही थोड़ी ना छुई जाती। जी, ऊँचाइयाँ ऐसे नहीं छुई जाती। जी, एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि सफलता जी, एक बल्ब है, बल्ब। जी, जो उसे निकाल देगा जी, उस खराब बल्ब को और नया बल्ब लगा देगा, वो सफल हो जाएगा। जी, ऐसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए। अब अब हर कोई तो ऐसा नहीं। अब जो लंबे लोग होते हैं, जिनकी हाइट लंबी होती है, जी, यानी जिनके मौके ज़्यादा होते हैं, जिनकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है, जी,
वो लोग तो अपनी इस हाइट की वजह से उतार ही देते हैं बल्ब। जी लेकिन अब मेरे जैसा एक आम आदमी है जी और एक अबोध बालक है। जी अब हमें तो स्टूल चाहिए ही पड़ेगा ना सर। एक स्टूल चाहिए ही पड़ेगा ताकि उसके ऊपर खड़े होकर वो बल्ब निकाल सके। जी जी और जो वो स्टूल है जी उसको वो भी थोड़ी ना सर ऐसे हवा में खड़ा रहेगा। जी उसको भी टिकने के लिए 4 पाँव, 4 स्तंभों की जरूरत पड़ती है। जी वरना वो भी गिर जाएगा। जी बल्ब नहीं निकाल पाएंगे। जी बल्ब निकालने की जगह खुद अपने यहाँ हाथों में जो है प्लास्टर लगाएंगे हम लोग। जी तो जो वो चारों पाँव है एक स्टूल के जिसके ऊपर हम खड़े होकर सफलता को छूते हैं, जी उसमें से जो पहला हमारा पाँव है वो है माता पिता। जी हमारे जितने भी हमारे सगे संबंधी है, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता और जितने भी हमारे सगे संबंधी है, जी वो पहले स्थान पर आते हैं। जी वो पहले पाँव है। जी अगर वो ना होते तो आज हम भी ना होते। जी इसलिए वो पहले पाँव। और दूसरे पाँव है शिक्षक। जी वो लोग जिन्होंने हमें विद्या दी है। जी और वो लोग 2 स्थानों पर 2 लोग आते हैं। दूसरे स्थान पर 2 लोग आते हैं। जी एक हमारे गुरु जिन्होंने हमें विद्या दी और जी दूसरे हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर जिन्होंने हमें राह दिखाई। जी अब 2 पाँव से तो नहीं चलता। जी अब आगे जो तीसरा पाँव है वो पाँव है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहार है। वो ये पाँव है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहार होता है एक इंसान का। जी वो है ये ऊपर वाला। जी इसकी मेहर जब तक इंसान के ऊपर बनी है जी तब तक इंसान का कोई ऐसा नहीं कर सकता। इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हो गए हमारे 3 पाँव। और जो चौथा पाँव है, जी चौथा पाँव है हम। अब ये जो तीनों पाँव है ये टिका किसको रहे हैं? टिका तो ये हमको ही रहे हैं। लेकिन अगर हम ही एक पाँव बनकर अपनी मेहनत, अपने संघर्ष को एक पाँव, उसका एक पैर बनाकर उस टूल का अगर उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो उन तीनों पाँव का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जी अगर हम अब आप बताइए कि एक ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है जी कि एक जो गुरु है या एक मेंटर है वो सफलता के रास्ते खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर जाना हमारी जिम्मेदारी है। आप बोल तो हम लेते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है उसका, जी किसी ने अगर रिपोर्टर बनना है, किसी ने आईएएस बनना है, किसी ने डीएसपी बनना है, जी किसी ने टीचर बनना है, किसी ने एमबीए करनी है, किसी ने एमफिल करनी है, किसी ने पीएच मास्टर्स करनी है, तो एग्जाम आएगा। जी भले ही प्रेरणा किसी और ने दी है, लेकिन एग्जाम में लिखना तो हमने ही है ना जी, पेन पेपर में। जी तो इसलिए चौथा पाँव हम है। जब ये चारों पाँव साथ मिलते हैं तो एक स्टूल बनता है। जी वो स्टूल है हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और सफलता की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी। उसको एक बार वो चारों पाँव टिक जाए फिर तो सारी सीढ़ियां छोटी छोटी होती है। फिर तो आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर आराम से बल्ब निकाल के उसे नया लगा लेंगे। यानी आराम से उस स्टूल पर चढ़ के उस स्टूल पर चढ़ के, उन सीढ़ियों को चढ़ के वो जो सफलता है उसको हासिल कर पाएंगे। इसीलिए मेरे साथ भी
ऐसा केस हुआ, ये जो तीसरा पाँव है, इसने ऐसा कुछ खेल रचाया इस खुदा ने कि मेरे जैसे एक आम इंसान को इतनों की भीड़ में इसने देख लिया। अब मैं कभी-कभार ये सोचता हूँ अपने मन में कि गए तो हज़ारों की संख्या में बच्चे थे, जी, लेकिन आया अकेला मैं ही क्यों? फिर जब मैं मंदिर की तरफ देखता हूँ अपने, मेरे जी, दिमाग में एक ख्याल आता है जी, कि पता नहीं क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में मैंने, कि प्रभु ने इस जन्म में ऐसा रास रचाया, करोड़ों की भीड़ में मुझे सबने अपनाया। जी, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसी स्टूल के ऊपर चढ़ के मैंने भी सफलता पाई और इसमें इन सारे चारों पाँव का बहुत बड़ा हाथ। जी। अरुणोदय, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। अपनी आयु के हिसाब से आप काफ़ी बड़ी बातें करते हैं और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आप इन जनरल आप क्या पढ़ते हैं? और आपकी जो जैसे बातचीत की शैली है, उससे पता चलता है कि आप अपनी नॉर्मल बुक्स के अलावा भी काफ़ी और पढ़ते हैं। जैसे आपने केबीसी में भी बोला कि आप माइथोलॉजी आपका फ़ेवरेट टॉपिक है। तो आप क्या दिनचर्या क्या रहती है आपकी? डेली लाइफ़ क्या रहती है? सर दिनचर्या ऐसा है कि हम हैं आम आदमी, हम जीते आम आदमी की ज़िंदगी। सुबह-सुबह उठना, फिर 5-10 मिनट आलस करना, उसके बाद फिर जाकर जल्दी से नहाना, ब्रश-ब्रुश करना, उसके बाद जल्दी से घड़ी को देखना और जी, 5 मिनट के अंदर-अंदर स्कूल के लिए तैयार होना, जी। जल्दी से 2 मिनट के अंदर मुँह में खाना ठूँसना और फिर चले जाना। जी। तो यही बात है, लेकिन फिर स्कूल में ये समझ आता है कि अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है कुछ, जी, हमने ऐसी जल्दी क्यों कर दी? जी, तो बस वही है सर और ज़्यादा कुछ मैं ऐसा वो करता नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि अब जैसे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट में जब हम जाते हैं, तब हम धीरे-धीरे उसको समझना उसके अंदर हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो अब ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? हिस्ट्री इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। जी, अब जब हम नोमैडिक मैन से शुरू करते हैं, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से शुरू करते हैं, तो ऐसा बोरिंग सा लगता है, ये क्या है? क्या है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है कि आग जी एक्सीडेंट से बन गई। जी, लेकिन अगर हम वो रिवर्स में पढ़े कि पहले ये पढ़ा, फिर उसके बाद पीछे की तरफ को सीढ़ियाँ चले ना हम, तो ऐसी जेनरॉसिटी बढ़ती है। ये हुआ, लेकिन ये ये होने की वजह क्या थी? ऐसा क्यों हुआ? फिर हम पीछे चले जाते हैं। जी, फिर हमें धीरे-धीरे वापस नोमैडिक मैन ही चल जाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा पीछे जाने में आता है, आगे जाने में नहीं। जी, यही एक पहाड़ की तरह है, हर सब्जेक्ट, स्पेशली हिस्ट्री। चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन जब हम उतराई को चलते हैं, तो सारी की सारी वही बातें याद आती है कि अभी ये पेड़ था जब ऊपर जा रहे थे हम लोग। जी, तो ना वो कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाता है। और सर बाकी तो सर डे टू डे वो लेकिन ये है जो कंसंट्रेशन है वो बहुत मैटर करती है चीज़ पे। जी। अरुणोदय, अब जी, अगर जी, किसी ने कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, कोई एक सब्जेक्ट लिया है हमने, जी, चलिए मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स ली है, जी, लेकिन अभी हमारे लिए साइंस का महत्व नहीं है। हमने मैथमेटिक्स ली, इसमें नॉन मेडिकल और मेडिकल का क्या? इसके अंदर तो कोई इसका वो नहीं है। अगर हमने कोई एक करियर चुना, हमने मैथ्स में मास्टर करनी है, जी, तो हमें जो है ये नॉन मेडिकल तो नहीं लगेगी। नहीं, मेरा मतलब नॉन मेडिकल लगेगी, लेकिन ये फिज़िक्स वगैरह थोड़ी ना लगेगी। अलग-अलग हमने एक टॉपिक पकड़ा है, तो अगर हमें वो करना है, तो हमें उसकी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। जी, तो अगर मान लीजिए हमने कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, हमने कंसंट्रेशन है ही नहीं हमारी उस चीज़ के ऊपर, जी, तो हम वो कभी कर ही नहीं पाएँगे। जी, तो
लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन पूरी रखें तो हमें हर एक छोटी चीज हमें अपनी लाइफ में काम आती है। और अगर हम इस छोटी चीज को कंसंट्रेशन के साथ याद रखें तो वो हमें हमेशा लाइफ में काम ही आएगी। जी। रुनोदय, आपके और हॉबीज क्या क्या हैं? आपने सिंगिंग का बताया, आपके और हॉबीज, आप मूवीज वगैरह देखते हैं? मूवीज का मुझे ज्यादा शौक नहीं है, जी। लेकिन हाँ, मैं जो पुरानी जमाने की फिल्में हैं उनको मैं देखना पसंद करता हूँ। जैसे एक राज कपूर साहब की फिल्म आई थी श्री 420, जी। तो चलती का नाम गाड़ी, जी। और ये मुगले आजम, जी। ऐसी पुराने जमाने की फिल्में जिनमें ऐसे बड़े-बड़े दिग्गजों ने काम किया है, जी। मुझे वो पसंद है। तो आप जब बच्चन साहब से मिले, आपको पता था कि कितने बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है? मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में जी। आप जिस आदमी से पूछ लो, मैं आपको दावे से कहता हूँ, हिंदुस्तान में 100 120 ना चलो तो 119 करोड़ भारतीय अमिताभ बच्चन को जानते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अरुणोदय, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपके भाई साहब के बारे में। आपने एक इंटरव्यू में बताया आपके ब्रदर हैं अबूदया शर्मा जी, तो वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो आपने बताया जो धनराशि आपने जीती है 12.5 लाख रुपए, जी। जब आपको 18 साल की होने में उम्र पे मिलेगी, तो आपने कहा कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन आती है तो आप उनके इलाज के ऊपर खर्च करना चाहेंगे। तो मैं उस चीज से जो आपने जवाब दिया, बड़ा मेरे को अच्छा लगा, टची लगा मेरे को, मतलब दिल पे मेरे लगा कि एक छोटा सा जो बच्चा है अपने भाई के लिए इतना सोचता है। तो ये कैसे आपके सोच में आया, कैसे आपके जहन में आया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी। हम बोलते तो ऐसा है कि हम उसका दर्द समझ सकते हैं, मैं अपने दोस्त का दर्द समझ सकता हूँ, मैं उनका दर्द समझ सकते हैं, हम इसका दर्द समझ सकते हैं, एंड मेनी अदर्स। जी। लेकिन हम उनका दर्द नहीं समझ सकते जब तक हम उनके पास, उनकी संगत में नहीं रहेंगे और उनकी दर्द को खुद महसूस नहीं करेंगे। जी। बिल्कुल। हमें वो कभी समझ नहीं आएगा। जी। अब जब वो जन्म बर्थ से उनको ये प्रॉब्लम है। जी। मेरे जो बड़े भ्राताश्री है, उनको जन्म से लेकर ये प्रॉब्लम है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम। तो अब आप बताइए कि हर एक जो बच्चा होता है जिनके बड़े भाई बहन होते हैं, उनके बीच क्या बात चलती है? तब जब सारे भाई बहन ठीक होते हैं, सही कंडीशन में होते हैं, जी। तब बच्चे ये समझ लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि जी। ये तो हमारे साथ झगड़ा करने के लिए ही आया है दुनिया में, हमारा जो बड़ा भाई है जी। या बहन है, इसका काम ही हम पर रौब जमाना है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो भाई है वो उस चीज के लिए है, जो चीजें हम पूरी सोसाइटी से खुलकर नहीं बोल सकते, वो हम अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं। जो जी। हम पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, वो हम अपने दादा दादी से बोल सकते हैं। और जो बात उनसे भी नहीं की जा सकती, वो हम अपने भाई बहनों से कहते हैं। जी। और जो बात उनसे भी नहीं की जा सकती, उसके लिए हमारे मित्र होते हैं। जी। तो अब हमारा जन्म ही ऐसे माहौल में हुआ कि अभ्युदय बड़ा भाई है, तो जहाँ आम बच्चे होते हैं, उन्होंने देखा है और देखा होता है बचपन से कि बड़ा भाई उन्हें गोदी में खिला रहा है, उनको तंग कर रहा है, उनकी टांग खिंचाई कर रहा है। जी। लेकिन हमने देखा कि हमें उसकी टांग खिंचाई करनी पड़ती, जी। यानी कि फिजियोथेरेपी। जी। तो ऐसे कर करके अब इस कोरोना ने जैसे सबकी जिंदगी में ऐसा बड़ा तूफान लाया जी। कि
जिसने सबको ही अपनी चपेट में लाया, जिसने सबको अपना जो है शिकार बना लिया है, सबको कुछ ना कुछ उसने इफेक्ट डाला ही है दुनिया पे। जी हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ा कि अभ्युदय जो जितने भी फिजियोथेरेपी सेंटर्स है और जी जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट है, वो इस कोरोना की इन दोनों तीनों वेव्स की डर से उन्होंने अभ्युदय की फिजियोथेरेपी करने से मना कर दिया और उसे कोरोना में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अच्छा अब एक ऐसा बच्चा, जी इसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है, इतना सॉफ्ट है कि इसे थोड़ी सी ठंड लगती है, छींकें शुरू हो जाती। जी फिर ये कम से कम 2 या 3 हफ्तों के लिए बीमार पड़ जाता है, जी थोड़ी सी भी ठंड लग जाए इसे, जो कि एक आम इंसान के लिए सहना रोजमर्रा की बात है। जी अब इस समय अगर इतनी कोमल, इतने सेंसिटिव बच्चे को इस माहौल में बाहर ले जाएंगे, जी तो कितना डर रहता है अपने को भी, अपने ऐसे भी तो डर रहता है जी सगे संबंधियों को। तो इसलिए उसके ऊपर भी कई इफेक्ट्स पड़ी इस फिजियोथेरेपी ना होने की वजह से। जी जैसे कि पहले वो थोड़ा ऐसे खड़े हो पाते थे, थोड़ा ना वो उनकी एक्टिविटी चली रहती थी, लेकिन अब आजकल उनकी थोड़ी एक्टिविटी भी कम हो गई है। जी तो अब हम फिर से ये चीज रिकवर करना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ, इस सब के बाद जो ये कोरोना हुआ है, जितने कोरोना महामारी के बाद सब कोई, हर इंसान अपने जो जिंदगी में जितनी उथल-पुथल मची है, सब रिकवर करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, और हम भी इसी कोशिश में लगे हैं। जी हम जो प्रॉब्लम्स पड़ी है, हम वो सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब मौका मिले हम उसे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, हम उसकी मालिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि अब उसे हर रोज हम उसे नहला पाए, जी उसके साथ हम मुश्किल हो पाती है। जी और अभी खुद भी थोड़ा सेंसिटिव है, जी तो इसलिए हम अपनी इस बार हम भी इस साल ये पूरा का पूरा ये रिकवर करने में चला गया। जी तो तो मैं ऐसा क्या सोच मानता हूँ कि मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है उससे पहले ही अभ्युदय को यह बीमारी है। तो मैं यहाँ मेरी माताजी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आप यहाँ जितने भी दर्शक हैं आपके साथ जुड़े हुए, सबके माताजी मुझे हमें बताएँ कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? जी सर नमस्कार जी। नमस्कार मैम, स्वागत है हाँ, आपका। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं प्रश्न पूछ रहा था, मैंने एक इंटरव्यू देखा अरुण दया का, तो उसमें इन्होंने अबू दया के बारे में बताया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने कहा कि मैं 12.5 लाख उनके इलाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। तो बिल्कुल। ये जैसे केबीसी में भी देखा, अभी भी मैं जैसे सुन रहा हूँ, तो ये अपनी आयु से काफी बड़ी बातें करते हैं अरुण दया जी। तो मतलब इनको, आप इनकी परवरिश में क्या कर रहे हैं? मतलब आप बहुत ही ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ क्वालिटीज़ तो इनबॉर्न है सर। वो पहले से ही ऐसा है और बड़ी डीप ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी हर चीज़ के बारे में। जी अब इसने घर में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जो बच्चा है उसको देखा है, जी तो इसमें कंपैशन और पैशन जो है वो नेचुरल भाव के रूप में इसमें आ चुके हैं सर। जी सो ही इज़ वेरी अटैच्ड टू अभ्युदय, बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड है, तो जी बहुत इमोशनल भी है उसके लिए। तो इसको ये लगता है कि क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसकी जो बीमारी है वो बड़ी प्रोफाउंड है और कोई ऐसा इलाज नहीं है कि वो ठीक हो पाए, तो उसके मन में ये ज़रूर बात आती है कि अगर कहीं भी पूरी दुनिया में कोई इस तरह की मेडिसिन हो, कोई डॉक्टर हो, जो कि अभ्युदय को ठीक कर पाएँ, तो मैं ये पैसा जो है उसके लिए खर्च करना जी चाहूँगा, ताकि मैं अभ्युदय के साथ खेल सकूँ, उसके साथ चल सकूँ। जी जी अरुणोदय जी। जी, जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जिस प्रकार से अरुण दया को परवरिश करी है, बहुत ही अच्छी। और आप गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी आप, जैसे कहते हैं ना कि कार्य के साथ-साथ महिलाएँ टाइम कम दे पाती हैं, तो आपका और आपके हस्बैंड वो भी सरकारी नौकरी में है, जगदीश शर्मा जी। तो जी, जी। अब मैं दोनों को ही आपको बधाई देता हूँ, अरुण दया जी की। आप मतलब इन्होंने पूरा
ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है, हिमाचल बिल्कुल कल्चर। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी अरुण देव, अरुण देव, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न। जी अरुण देव, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न। आप अभी 5वीं कक्षा के छात्र हैं, यूर स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। सो जी आपको सारा पता है, जितना मैंने आपका सुना, आपको एमफिल पता है, मास्टर्स पता है, आपको पीएचडी पता है, मेडिकल नॉन मेडिकल पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा पता है। सो आप अपने करियर में आप क्या करना चाहेंगे, आप आगे क्या बनना चाहेंगे? सर, मैं जो अपनी तरफ से मानता हूँ, जी मैं ये कहता हूँ कि सपने देखो तो हमेशा ऊंचे देखो। जी मैं कहता हूँ सपने देखना तो ऊंचे देखो। किसी ने अगर लॉ में अपना करियर बनाना है जी तो सीधा सीधा जो है चीफ जस्टिस की कुर्सी की तरफ देखो, जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी की तरफ देखो। जी और अगर किसी भी अपने करियर में जाना है जी तो जो सबसे ऊंचा स्थान है जी वहां देखो। जी किसी ने पॉलिटिशियन बनना है तो वो हर जनता की सोचे, वो पूरा वो उसके योग्य बने और वो पूरी अपनी मेहनत करे। जी हर एक चीज, हर एक कैरियर, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमने किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने वकील बनना है, जो भी आपने बनना है लगेगा तो हार्ड वर्क। जी वो जो स्टूल है उसको किनारे तो कर दिया है अभी हमने, लेकिन बार बार जब वो बल्ब खराब हो जाएगा तब उसको निकालना ही पड़ेगा, जी जी वो निकालना ही पड़ेगा। जी। तो आप क्या बनना चाहेंगे, आपका क्या एम है, व्हाट इज योर एम? जी मैं एक और चीज भी अपनी तरफ से मानता हूँ, वो मैं कई जगह कह चुका हूँ अभी तक, कि ये जिस उम्र में अभी मैं जी रहा हूँ, ये जो मेरी अभी फिलहाल जिस उम्र में मैं हूँ, 10 से 15 साल की उम्र के बीच में, जी ये होता है जी ख्याली पका हुआ पुलाव वाली वो। जी इस पड़ाव पे ये सोचते हैं, हमने हमने क्या नाम पुलाव के अंदर हमने आलू पुलाव बनाना, मटर पुलाव बनाना या फिर सिंपल पुलाव बनाना, जी है ना जी। फिर आती अब उम्र 15 साल से 20 साल के बीच में, जी वो होती प्याज टमाटर काटने वाला पड़ाव। जी उस वक्त हम ख्याली पुलाव वाले, ऐसा नहीं कि चलो जी आज पनीर बना दिया, कल आज ये बना दिया, वो बना दिया, ये नहीं। फिर ये देखना पड़ता है फ्रिज खोल के कि क्या क्या पड़ा हुआ है। अगर टमाटर पड़ा हुआ है और मटर पड़ा हुआ है तो मटर पुलाव बनाना पड़ता है। जी तो अब अब ये होता है टाइम, अब वो मटर और टमाटर काटने बैठ जाता है, यानी कि अब वो चूज कर लेता है, और वो अपना वो जो करियर है उसको चुनने का और अपना सपना पूरा करने का ठान लेता है, और उसके लिए हार्ड वर्क शुरू कर देता है, उसके लिए पढ़ाई शुरू कर देता है। जी अब आता है लास्ट स्टेज, जो होता है 20 साल से 30 साल के बीच में। वो है, अब वो जो पुलाव है उसको कुकर में चढ़ाकर उसकी 3 सीटियां लगने के बाद उसको परोसना थाली में। जी तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर हम अपनी पूरी जो हार्ड वर्क है उसका हम प्रदर्शन करते हैं सबके सामने, और प्रदर्शन करने के बाद हम जब उसके लिए योग्य सिद्ध करते हैं अपने आप को, हम जब पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हम इस पद के लिए योग्य हैं, जी तब वो टाइम है, वो कुकर की 3 सीटियां आ गई। जी और उसके बाद अब वो भी बन गया। अब हम उस करियर में अपना नाम बना रहे हैं, अब हम वो जॉब कर रहे हैं, अब हम वकील हैं, हम ऑफिसर हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं। ये वो वाला टाइम, जी हमने परोस भी दिया है, हमारी थाली में है वो पुलाव, हम आराम से खा रहे हैं। तो तो अब आता है अगला पड़ाव,
जो कि होता है 30 साल से लेकर आगे तक, फुल लाइफ तक, वो होता है वो खत्म कर देना, यानी जी। रिटायरमेंट। तो अभी मैं हूँ ख्याली पुलाव वाले स्टेज पे, तो अभी मैं चुनूंगा नहीं। जब मैं आ जाऊंगा प्याज टमाटर काटने वाले स्टेज पे, मैं तब ही चुनूंगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे क्या बनना है और मेरे लिए क्या सूटेबल है। जी। जी। तो अरुणोदय, आपका करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप का उज्जवल भविष्य हो, आप ढेरों तरक्की करें, जो भी आप ख़्याली पुलाव बना कर के उसके बाद जब आप पकाना चाहें, तो वो वैसा ही पके जैसा आप पकाना चाहें। और मैं आपके माताजी को भी प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं भी अपना बहुत प्रणाम देना चाहता हूँ और सारी ऑडियंस को भी मैं बहुत प्रणाम देना चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहे, और मैं आप सभी के दिए गए प्यार के लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मैं इस स्तर तक पहुँच पाया हूँ। जी। धन्यवाद अरुणोदय, धन्यवाद। थैंक यू।